ए इनवर्स निकालना सीख चुके हो ना। अब देखो आगे ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद ये खत्म हो जाएगा चैप्टर। रैखिक समीकरण निकाय का आव्यूह विधि से हल। रैखिक समीकरण निकाय का आव्यूह विधि से हल। रैखिक समीकरण निकाय का आव्यूह विधि से हमको क्या निकालना है? हल निकालना है। ठीक है ना। इसमें देखो होता क्या है, रैखिक समीकरण दिए रहते हैं, 3 थे, 2 भी दे सकता है, और फिर उनको आव्यूह विधि से हल करना रहता है। ठीक है। तो आव्यूह विधि से हम ऐसे समीकरण को हल करते हैं जिसका नॉर्मल तरीके से आंसर नहीं जल्दी निकलता है, बहुत कठिन हो जाता है। तो ऐसे समीकरण को हम आव्यूह विधि से बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे तुम लोगों ने 10 में रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ा होगा। अच्छा, रैखिक समीकरण का मतलब जानते हो क्या होता है? रेखा का समीकरण। किसका समीकरण? और रेखा तभी बनती है किसी समीकरण से जब जो समीकरण में चर आए रहते हैं उनकी अधिकतम घात 1 हो। अगर 2 पावर हो गई तो वो एक रेखा नहीं बनेगी। ठीक है ना, परवलय बन जाता है। समझ में आई बात? वक्र बन जाता है, किसी भी टाइप का बन सकता है, समीकरण पे डिपेंड करता है। बाकी रैखिक समीकरण लिखा है तो इसका मतलब चर की मैक्सिमम पावर कितनी होगी? 1। तो हमारा समीकरण इस टाइप का हो सकता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ठीक है ना। नहीं, रुक जाओ। c1z बराबर d, a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर, ये 1 है, ये 2 है, a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर d3। इस टाइप के समीकरण मिलेंगे। अब ऐसा नहीं है कि 3 ही बार बार देगा, 2 भी दे सकता है। 2 देगा समीकरण तो 2 चर भी देगा, 3 चर नहीं देगा। ठीक है ना। क्योंकि जब ए इनवर्स निकालोगे तो सारणिक विधि से निकालोगे, और सारणिक उसी का निकलता है जो वर्ग आव्यूह होता है। तो अगर 2 समीकरण दे और एक्स वाई जेड 3 ठो दे दे चर, तो कहाँ वो वर्ग आव्यूह रह जाएगा? 2 पंक्तियाँ और 3 स्तंभ बन जाएंगे ना। तो इसलिए जब 2 समीकरण देगा तो 2 चर देगा, 3 समीकरण देगा तो 3 चर। तो अब इनको आव्यूह विधि से हल करना है। इस टाइप के जो समीकरण मिलेंगे इनको किस विधि से हल करना होगा? आव्यूह विधि से हल करना होगा। तो आव्यूह विधि से हल करने का इसमें रूल बनाया गया है। रूल क्या है कि जो चरों के गुणांक हैं उनको कैपिटल ए बराबर मान लो। जो चरों के गुणांक हैं उनको किसके बराबर मान लो? कैपिटल ए बराबर मान लो, और आव्यूह के रूप में मानो। केवल ए बराबर नहीं, किसके रूप में मानना है? आव्यूह के रूप में। जैसे यहाँ चर का गुणांक क्या है? a1। यहाँ चर का गुणांक क्या है? और यहाँ पे क्या है? यक्ष के गुणांक को एक स्तंभ में भर दिए c1 में, दूसरे y के गुणांकों को दूसरे स्तंभ में भर दो b1 b2 b3, और तीसरे चर के गुणांकों को तीसरे कॉलम में भर दो c1 c2 और c3। आई बात समझ में? तो जब भी आव्यूह विधि से हल करने जाओगे तो जो चर के गुणांक होंगे उनको आव्यूह ए बराबर मानोगे। ठीक है ना। हमेशा हर क्वेश्चन में आव्यूह ए बराबर किसको मानोगे? जो चर के गुणांक होंगे उनको बस लाइन से जैसे हैं बस वैसे छाप देना है। देखो a1 b1 c1, तो a1 b1 c1, बस प्लस माइनस चर और गायब कर दो। ठीक है ना। a2 b2 c2, a2 b2 c2, a3 b3 c3, वो भी लिख दिया गया। ठीक है। जो चर आए होंगे, इसमें 3 चर आए हैं, एक्स वाई जेड तीनों में आया है कि नहीं? तो उन चरों को हम कैपिटल यक्स बराबर मानेंगे। किसके बराबर मानेंगे? कैपिटल यक्स बराबर, और उसको ऐसे स्तंभ के रूप में लिखेंगे एक्स वाई जेड। आई बात समझ में? जो चर होंगे उनको कैसे लिखना है? स्तंभ के रूप में। और जो बराबर में अचर दिया होता है जिसके साथ चर नहीं होता है, बराबर में जो अचर दिया होता है जिसके साथ चर नहीं होता है, उनको हम कैपिटल बी बराबर मानेंगे आव्यूह के रूप में।
D1 D2 और D3। समझ में आया कैसे मानना है? आया ना? जो चरों के गुणांक होंगे उनको ए बराबर मानोगे सभी क्वेश्चन में, जो चर आए रहेंगे उनको कैपिटल एक्स बराबर, और जो अचर रहेंगे बराबर के इधर वाले रहेंगे उनको किसके बराबर मानोगे? बी बराबर। अब इनको सॉल्व करना है तो देखो ए जो है वो चरों का क्या है, ए के बराबर जो अवयव दिए गए हैं वो किसके गुणांक हैं? चर के। और ये चर जो है वो कैपिटल एक्स बराबर माने गए हैं, तो मैं इन सब को क्या ऐसे लिख दूं, ए एक्स बराबर बी लिख सकता हूं ना? ए क्या है? चर का गुणांक है, यक्स क्या है? चर, बी क्या है? बराबर वाला अचर है कि नहीं? अब हमको किसका मान निकालना है समीकरण को हल करके? यक्स वाई जेड ही निकालेंगे ना। किसी समीकरण को क्यों हल किया जाता है? उसमें जो चर आए रहते हैं उसका मान निकालने के लिए। तो यक्स वाई जेड का मान निकालने के लिए हमको यक्स का मान निकालना होगा, ठीक है ना? तो यक्स का मान निकालने के लिए ए को उधर भेजना होगा। तो ये ऐसा मत सोचना कि ए इंटू एक्स बराबर बी है, ए को उधर भेज के बटे करके बस काम खत्म कर दें, ये नहीं करना है। ए को उधर भेजने के लिए हम जुगाड़ लगाएंगे, दोनों पक्षों में ए इनवर्स से गुणा कर देते हैं। दोनों पक्षों में क्या कर देते हैं? ए इनवर्स से गुणा करने पर, क्योंकि क्रम बदलता है तो गुणा भी उल्टा सीधा हो जाता है, ठीक है ना? माइनस माइनस आ जाता है। इसको आगे ही रखूंगा मैं, ए इनवर्स इंटू ए इंटू एक्स बराबर ए इनवर्स इंटू, आगे ही रखा हूँ दोनों साइड, एक आगे एक पीछे रखोगे तो गलत हो जाएगा। इसको साथ में लूंगा तो ए इंटू ए इनवर्स आई हो जाएगा। किसी भी अवयव का अगर उसके व्युत्क्रम के साथ गुणा होता है तो वो इकाई अवयव बन जाता है, ठीक है ना? इंटू क्या लिखा है? यक्स बराबर ए इनवर्स इंटू क्या आ गया? इकाई अवयव का कहीं भी गुणा कर लो वही अवयव आता है। तो आई का यक्स में गुणा होगा तो क्या आएगा? यक्स बराबर ए इनवर्स इंटू, अब इसको देख के पता चल गया हमको चर का मान निकालना है, मतलब यक्स का मान निकालना होगा। और यक्स का मान निकालने के लिए बी तो पता है हमको, लेकिन ए इनवर्स भी निकालना होगा कि नहीं? अब ये इनवर्स इस ए के सहारे निकालेंगे, और पूरे पिछली एक्सरसाइज में यही निकाल के आ रहे हो, ठीक है ना? तो समझ में आया हमको पूरे कैसे हल करना है इन समीकरण को? ऐसे हमने मान लिया, मानने के बाद हम इसको लगाएंगे, और इसको जब लगाएंगे तो इसमें कौन आएगा? ए इनवर्स। कौन आएगा? तो ए इनवर्स का मान तो निकालना पड़ेगा ना वहाँ रखने के लिए, तो हम क्या निकालेंगे वहाँ पे, ठीक है? जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, रूल बस यहीं तक था। अब ए इनवर्स निकालना तो पीछे सिखाया ही गया है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, अभी समझ में आ जाएगा क्या करना है, ठीक है? एक्सरसाइज पे आ जाओ। मैं बड़ा क्वेश्चन ही बताऊंगा, छोटा वाला अभी नहीं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 का हल वाला करेंगे। एक में तो संगत असंगत छांटना है, तो इसका तो हल ही नहीं करना है, खाली असंगत असंगत छांट के छोड़ देना है। तो ये वाला नहीं, हल वाला मैं बता रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन देख लो। दूसरा क्वेश्चन है यक्स प्लस वाई प्लस जेड। दूसरा क्वेश्चन है यक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर, दूसरा समीकरण यक्स माइनस वाई प्लस जेड बराबर, तीसरा 2x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 1। ये 3 समीकरण दिया हुआ है। क्या इससे अलग लग रहा है? सेम लग रहा है कि नहीं? बस ए बी सी की जगह गिनती आ गई है, आई है ना? तो पहला रोल ए बराबर मानना है, यक्स बराबर मानना है, और बी बराबर। तो ए बराबर हम क्या मानते हैं? जो चरों के गुणांक होते हैं। तो यहाँ चर का गुणांक कुछ नहीं है तो क्या है? ए। यहाँ भी कुछ नहीं है तो क्या है? और यहाँ भी कुछ नहीं है तो क्या है? यहाँ भी एक। यहाँ कुछ नहीं है तो एक, लेकिन माइनस के साथ है। और यहाँ भी एक, यहाँ है 2, यहाँ फिर 1, और यहाँ -1, यही ना है? मान लिए ए बराबर।
अब चर को किसके बराबर मानते हैं? कैपिटल यक्स बराबर। तो 3 चर आए हैं यक्स वाई जेड, जो इसमें आए थे, हमने माना था ना यक्स वाई जेड ऐसे स्तंभ के रूप में, यहाँ भी मान लेंगे यक्स वाई जेड। ठीक है। उसके बाद किसको मानना रहता है? बी बराबर उधर जो बराबर के होते हैं अचर उनको 6 2 1, 6 2 और 1 मान लिए। अब हमको क्या निकालना होगा? ए इनवर्स। क्या निकालना होगा? हमको इसका यूज करना है। देखो इसको मानने के बाद हम क्या लिखते हैं? ए यक्स बराबर बी, और इसको सॉल्व करेंगे तो यक्स बराबर आएगा ए इनवर्स इंटू बी। कैसे सॉल्व करना है? ऐसे डायरेक्ट नहीं, यही उधर भेज के इनवर्स कर दिए, वो गलत रूल है। ठीक है ना, आप ड्यू है, गिनती थोड़ा है कि भेज दोगे। समझ में आई बात? तो अब हमको यक्स का मान निकालने के लिए ए इनवर्स निकालना होगा। क्या निकालना होगा? तो ए इनवर्स निकालते हैं पुराने रूल से, और यहाँ रखेंगे बी का मान तो पता है, ये रख के बाद गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो ए इनवर्स निकालने के लिए हम पहले सारणिक ए निकालते हैं। अगर सारणिक ए का मान 0 नहीं आता है तभी ए इनवर्स निकलेगा। अगर 0 आ गया तब निकलेगा ही नहीं, मतलब एक्स वाई जेड का हल ही नहीं होगा। संगत असंगत पूछा था ना, पूछा था कि नहीं? तो उसमें ये करना है, सारणिक ए का मान निकालो, 0 आ जाता है तो असंगत, 0 नहीं आता है तो संगत। आई बात समझ में? तो बाकी हमको तो हल करना है इसका, देखते हैं हल होगा कि नहीं। हल तभी होगा जब सारणिक ए का मान 0 नहीं आएगा। तो किसी एक के सापेक्ष विस्तार करते हैं, R1 के सापेक्ष करते हैं, तो 1 ब्रैकेट में ये लाइन छोड़ेंगे तो -1 का -1 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? माइनस 1 1 में, और ये घट के क्या हो जाएगा? अब ये दूसरा भी बाकी है, -1। ये लाइन और ये लाइन छोड़ेंगे, 1 1 जा -1 और -2 1 जा 2, फिर +1, और ये लाइन छोड़ेंगे तो 1 + 2 हो जाएगा। होगा कि नहीं? तो सारणिक ए बराबर क्या आ जाएगा? ये 0 हो जाएगा, +3 हो जाएगा, 2 1 3, इधर आके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये भी प्लस क्या हो जाएगा? 3 3 6, नॉट इक्वल टू 0 आया। आया कि नहीं? मतलब हम ए इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे अतः नॉट इक्वल टू 0 आया, अतः ए इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है। अतः ए इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है। तो ज्ञात करते हैं। ए इनवर्स ज्ञात कैसे करते हैं? पहले शाखंडज आव्यूह निकालना होगा, फिर एडजॉइन निकालना होगा, फिर उसमें सारणिक ए से क्या करना होगा? बाहर। सब स्टेप बताए गए हैं। तो पहले हम क्या निकालेंगे? C1 1 बराबर -1 के पावर 1 + 1। ये रहा 1 1, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। ये लाइन छोड़ोगे, +1 -1 गुणा करेंगे तो ये ना आएगा, और ये तब मिला जुला कुल का आ जाएगा 0। C12 निकालोगे तो -1 के पावर 1 + 2। फार्मूला पता है ना? अब यहाँ से जो लोग पीछे पढ़े होंगे उन्हीं को समझ में आएगा। 1 + 2, ये रहा 1 2, ये लाइन छोड़ोगे तो -1 -2, और ये कितना आ जाएगा? +3, क्योंकि ये -1 बचेगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, गुणा होके। ठीक है। C13 निकालेंगे तो -1 के पावर क्या हो जाएगा? ये लाइन छोड़ेंगे तो 1 1 में 1, फिर -2, तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा, और 2 1 3, ये भी प्लस ही हो जाएगा तो 3 बचेगा। C21 निकालेंगे तो -1 के पावर क्या आएगा? ये रहा 2 1, ये लाइन छोड़ेंगे, -1, फिर -1, -2, और ये -1 बचेगा, +2 हो जाएगा। C22 निकालोगे तो -1 के पावर क्या आएगा? 2 + 2, ये रहा C22, ये लाइन छोड़ेंगे तो 1 1 जा -1, 2 1 जा 2, -3, और ये तो प्लस ही हो जाएगा, है ना आएगा। C23 निकालोगे तो -1 के पावर क्या आ जाएगा? 2 + 3, ये रहा C23,
ये लाइन छोड़ दी बीच वाली, तो एक एक्के में एक, तो -2 एक्के में एक घटाओगे तो -1, और ये -1 +1 हो जाएगा। C2 3 1 निकालेंगे तो -1 के पावर क्या हो जाएगा 3 + 1, ये रहा 3 1, ये लाइन छोड़ेंगे तो 1 + 1 हो जाएगा, ये -1 होगा ना तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 आएगा और ये भी प्लस ही हो जाएगा तो 2 ही लिखेंगे। C3 2 निकालेंगे तो -1 के पावर 3 + 2, ये रहा 3 2, ये लाइन छोड़ेंगे, एक एक्के में एक, -1 एक्के में एक, क्या आ जाएगा 0। C3 3 निकालेंगे तो -1 के पावर 3 + 3, ये लाइन छोड़ेंगे, -1 है ना, आएगा -2 हो जाएगा। तो सभी शाखंड निकल गए कि नहीं। अब शाखंड निकलने के बाद हम क्या बनाते हैं, शाखंड आव्यूह। शाखंड निकलने के बाद क्या बनाते हैं, तो शाखंड आव्यूह को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, C से। पहले नंबर पे C11 कितना आया, फिर C12 कितना आया 3, C13 ये भी 3 आया, फिर 2 -3 1 2 0 -2, यही ना आ रहा है 2 0 और -2, ये आ गया क्या शाखंडज। अब इसी से हम क्या निकालेंगे, एडज्वाइंट A, मतलब C का परिवर्त। तो C का परिवर्त कर देते हैं। परिवर्त का मतलब पंक्तियों को स्तंभ से बदलना। ये जो पंक्ति दिख रही है इसको क्या बना देंगे, स्तंभ। 2 -3 और 1 2 0 -2, ठीक है, 2 0 और -2। C' निकल गया, एडज्वाइन नहीं निकल गया। तो एडज्वाइन निकल गया तो अब हम क्या निकालेंगे, A इनवर्स। A इनवर्स बराबर होता है 1/* सारणिक A × एडज्वाइन A, यही ना होता है, या फिर एडज्वाइन A/* सारणिक A लिखते हो ना, तो आगे ही रहने दो। 1/ सारणिक A का मान कितना है 6, और एडज्वाइन A का मान ये रहा 0 2 2 3 3 -3 1 0 -2, है ना। तो A इनवर्स बराबर क्या आ गया, 6 का अंदर गुणा करें 1/6 का, तो 0 में करेंगे तो 0 ही आएगा कि नहीं। ये 2 क्या हो जाएगा, हाँ बाहर ही रहने दें। हाँ लास्ट में, अभी तो हमको ये इनवर्स थोड़े निकालना है, हमको तो x बराबर निकालना है ना। चलो रहने देते हैं, गुणा करने में आसानी होगी, ठीक है, ऐसे ही रहने देते हैं, गुणा करने में थोड़ा सा आसानी होगी। A इनवर्स हमारा यही आ गया 1/6, फिर 0 2 2 3 -3 0 3 1 -2। अब हम यही लगाते हैं, x बराबर क्या होता है A इनवर्स B। x का मान है x y z बराबर A इनवर्स का मान हमारा आया ये 1/6 0 2 2 3 -3 0 3 1 और -2 इंटू B का मान क्या आया, वहाँ पे है ना 6 2 1, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, यहीं बूढ़ा कर लेते हैं, ठीक है, नीचे भी कर लेते हैं, चलो नीचे ही करते हैं। x y z उतार लेंगे, 1/6 भी उतार लेंगे और यहाँ गुणा करेंगे। 6 का 0 में करेंगे, +2 दूना +1 दूना, फिर 6 तिरिक 18 माइनस हो जाएगा, 2 तिहाई 6, फिर 0, है ना, फिर 6 तिरिक 18 +2 एक्के में माइनस, है ना आएगा। तो x y z बराबर 1/6, जोड़ो कितना आ जाएगा 6, ये
12 और ये कट जाएगा ना। 6 का अंदर गुणा कर लो, एक्स वाई जेड बराबर 6, 1/6 का अंदर गुणा होगा, 6 6 कट के 1, 6 दूना 12, 6 तिरिक, यक्स के सीध में 1 आया तो यक्स बराबर वाई बराबर और जेड बराबर 2 ही तो लिखा है, और जेड बराबर ये दिया आंसर, दिया है ना। तो ऐसे हम आव्यूह विधि से किसी भी रैखिक समीकरण को हल कर सकते हैं, 2 ठे, ठीक है ना। रैखिक समीकरण का निकाय होना चाहिए, निकाय का मतलब या तो 2 ठे होगा या तो उससे ज़्यादा। और तुम्हारे सिलेबस में बस यही 3 ठे का है, 3 से ज़्यादा वाला नहीं है। 4 का भी होता है, बीएससी वस्सी मिलता है बीएससी में, इंजीनियरिंग में, ठीक है। अब इसको जैसे जैसे लिखा हूँ एकदम नोट करो, और दूसरे का तीसरा क्वेश्चन लगा के दिखाओ। ये दूसरे का दूसरा ही था।